हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस अंडर मोनोपली। मतलब मोनोपली में जब प्राइस को डिटर्मिन करना पड़ता है तब भी इलास्टिसिटी का ध्यान रखा जाता है। एक मोनोपलिस्ट है, जब वो अपने प्राइस को चार्ज करता है या फिक्स करता है तो वो क्या है, डिमांड को लेकर चलता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेकर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिक का क्या मतलब हुआ कि लोगों के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो एक मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, प्राइस को लो चार्ज कर देगा ताकि उसकी सेल उससे बढ़ सके और उसका रेवेन्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, अगर किसी चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब प्राइस बढ़े कम हो डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो क्या होता है, इसमें जो एक मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस को हाई प्राइस पे चार्ज करेगा, ज़्यादा प्राइस उसका चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि लोग क्या है, लोगों के पास कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, वो उसी से ही खरीदने सामान को आ रहे हैं, तो दैट्स वाई हाई प्राइस आपका उस चीज़ का रहेगा, क्योंकि डिमांड उस चीज़ की क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। और यहाँ पे भी एक मोनोपोलिस्ट को क्या होगा, फ़ायदा हो गया और उसका रेवेन्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है, जब एक मोनोपोलिस्ट अपना प्राइस को, प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइजेस पे सेल करता है। दैट मीन्स वो अपने प्रोडक्ट को हर एक बार अलग अलग प्राइजेस पे सेल कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का नाम देते हैं। जिन कंज्यूमर्स की तो डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब वो वहीं से ही सामान खरीदने को आ रहे हैं, बाकी वो कहीं जा नहीं सकते हैं, वहाँ से तो वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर लेंगे। लेकिन जिन कंज्यूमर्स की डिमांड इलास्टिक होगी उनसे वो कम प्राइस चार्ज कर लेंगे। तो ये दो जो चीज़ें थी मोनोपोलिस्ट के एरिया से देखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जॉइंट सप्लाई। देखिए, जॉइंट सप्लाई का मतलब होता है कि जो आपस में गुड्स साइमल्टेनियसली एक साथ में जुड़ी होती हैं, सेम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन करवा रहे हैं हम लोग, उसे हम लोग जॉइंट सप्लाई गुड्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन एंड कॉटन सीड्स, ऑयल एंड ऑयल केक्स, इनकी क्या है, एक बार में दोनों की प्रोडक्शन हो रही है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है प्राइस को फिक्स करवाने में। अगर डिमांड कॉटन की इनइलास्टिक है और कॉटन सीड्स की इलास्टिक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कॉटन का प्राइस होगा वो ज़्यादा चार्ज होगा, क्योंकि कॉटन की डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है, और कॉटन सीड्स का कम चार्ज होगा क्योंकि उनकी डिमांड इलास्टिक है। तो ये इलास्टिसिटी की वजह से ही प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। नेक्स्ट इज एडवांटेज टू फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए, जो हमारे प्लानिंग करनी होती है वहाँ पे भी इलास्टिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। टैक्स लगाए जाते हैं, टैक्स ऑन गुड्स हैविंग इलास्टिक डिमांड। अगर जिन चीज़ों की डिमांड इलास्टिक है उस पर आप लोग टैक्स लगा देते हो तो क्या होता है, गवर्नमेंट को लेस रेवेन्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि हम वो चीज़ ही नहीं खरीदेंगे जहाँ पे ज़्यादा प्राइस चार्ज हो रहा हो या टैक्स लगा हो। टैक्स लगने का मतलब क्या है, प्राइस उन चीज़ों का बढ़ जाएगा और डिमांड में कमी आ जाएगी। लेस डिमांड का मतलब क्या होगा, लेस रेवेन्यू। लेकिन ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है, वहाँ पर हम लोग टैक्स अगर लगा भी दें, प्राइस क्या है, बढ़े या कम हो, डिमांड में कोई असर ही नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब हम लोग प्राइस को वहाँ पे अगर ज़्यादा भी चार्ज करें तो डिमांड में कोई फॉल नहीं आएगा, कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशन। अब हम लोग टैक्सेशन का बर्डन किस पर पड़ रहा है वो भी इलास्टिसिटी की तरफ से देखा जाता है। अगर किसी डिमांड, गुड की डिमांड जो है इनइलास्टिक है, तो क्या होगा, बर्डन किस पे पड़ेगा, कंज्यूमर पे। जब डिमांड किसी चीज़ की इनइलास्टिक होती है, कंज्यूमर के पास कोई सब्स्टिट्यूट ही अवेलेबल नहीं है, या प्राइस बढ़ने कम होने से डिमांड में असर नहीं पड़ता, तो वो बर्डन सारा कंज्यूमर की तरफ बढ़ जाता है। प्राइस ऑफ द गुड विल इंक्रीज, प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डिमांड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगी क्योंकि डिमांड क्या है, इनइलास्टिक है। तो दूसरी सिचुएशन अगर देखी जाए, अगर डिमांड किसी चीज़ की इलास्टिक हो जाए तो बर्डन किस पे पड़ेगा, प्रोड्यूसर्स पे पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं या टैक्स लगने से प्राइस बढ़ जाता है तो वो उनसे सामान खरीदना पसंद ही नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रेड। एक कंट्री को फ़ायदा कब होता है, जब उसके एक्सपोर्ट बढ़ जाते हैं इंपोर्ट से,
या उसका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए, इफ़ देयर डिमांड इन द इम्पोर्टिंग कंट्रीज इन इलास्टिक, अगर हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री में, दूसरी कंट्री में, और उस कंट्री में अगर डिमांड क्या है, इलास्टिक है किसी चीज़ की, इलास्टिक है, तो क्या करेंगे, हम लोग प्राइस को कम रखेंगे क्योंकि उनके पास भी वही चीज़ अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो हम प्राइस को कम रखेंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज़ जिनकी डिमांड उस कंट्री में इनइलास्टिक है, कोई ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ मान के चलो इंडिया में ही मिलती है, वहाँ पे मिल ही नहीं रही है, तो उसका जो प्राइस है वो तो हम ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं ना उनसे। तो ये भी इलास्टिसिटी की ओर से ही ध्यान रखा जाता है। अगर इम्पोर्टिंग कंट्री में जो चीज़ें हैं वो उनकी डिमांड इनइलास्टिक है तो हम उनका ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर इम्पोर्टिंग कंट्री में डिमांड इलास्टिक है तो हम क्या करेंगे, कम चार्ज प्राइस कर लेंगे अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और गेन करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस फॉर द पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। कुछ इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर्स को ओनरशिप दी जाती है, कंट्रोल या मैनेजमेंट उसका क्या कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। इसीलिए करती है ताकि वो नेशनलाइजेशन को बढ़ावा दे सके, और इसी को हम पॉलिसी ऑफ नेशनलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिनकी डिमांड चीज़ों की इनइलास्टिक होती है, मतलब बहुत ऐसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर की, रेलवे की, इनका क्या होता है, ये एरिया सारा का सारा गवर्नमेंट अपने पास रखती है। अगर हम लोग इन चीज़ों को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को दे देंगे, वो क्या करेंगे, वो इनके प्राइस हाई चार्ज करेंगे क्योंकि इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। हमारे पास बहुत कम सेलर्स होते हैं इन चीज़ों के, तो वो क्या करेंगे, प्राइस को बढ़ा देंगे और कंज्यूमर का शोषण करना शुरू कर देंगे। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इन चीज़ों को अपने पास रखती है ताकि कंज्यूमर को एक्सप्लॉयट ना किया जा सके, और गवर्नमेंट हमारी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखते हुए प्राइस को फिक्स कर पाए। तो ये होती है पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है आपका वेज को लेकर, वेज डिटर्मिनेशन। अब वेज को डिटर्मिन करने में इलास्टिसिटी कैसे हेल्पफुल रहती है। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने वेजेस को कहीं ना कहीं तरीके से फिक्स करके रखती है। इलास्टिसिटी पे डिपेंड होता है। अगर डिमांड फॉर द सर्विस ऑफ लेबर इज़ इलास्टिक, मान के चलो कि लेबर के पास काम बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको कम वेजेस पे रखोगे वो आपके घर पे काम नहीं करना पसंद करेगा या आपका वो काम पसंद नहीं करेगा करना। तो क्या है, अगर आप उसको वेजेस ज़्यादा देते हो तभी वो काम करेगा। इसका मतलब अगर सर्विसेज लेबर की इलास्टिक है तो उसको क्या है, ज़्यादा वेजेस मिल सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर उसकी सर्विसेज इनइलास्टिक है, उसके पास और कोई काम ही नहीं करने को, तो हम उनकी वेजेस को कम भी करना चाहें तो ज़्यादातर कम नहीं होती हैं, क्योंकि लेबर यूनियंस बनी होती हैं जो उनका ध्यान रखती है कि कहीं लेबर को वेजेस तो नहीं कम मिल रहे, तब भी उनकी वेजेस में इंक्रीज आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। अब जो लोग एग्रीकल्चर से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें पता होगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भले प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो जाए लेकिन रिटर्न में जो उनको इनकम मिलती है वो बहुत कम होती है। मतलब जो पैसा उनको अर्न होता है उन चीज़ों को बेचने के बाद भी वो कम मिलता है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि जो जो फार्म का प्रोडक्ट की डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। मतलब उसका प्राइस बढ़े कम हो कंज्यूमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि खाना तो उसने खाना ही है। लेकिन बाद में जो पीछे फोर्सेस काम कर रही हैं, क्या होता है, सप्लाई बढ़ जाती है चीज़ों की क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई। सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाता है, प्राइस में कमी आ जाती है। प्राइस में अगर कमी आ जाती है डिमांड पे कोई असर ही नहीं पड़ता क्योंकि चीज़ क्या है, इनइलास्टिक है, डिमांड पे असर नहीं पड़ता। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू आउट ऑफ द सेल्स गो डाउन, हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है। इसे हम लोग पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी इसी वजह से कहते हैं। हार्वेस्ट तो ज़्यादा हो रही है लेकिन इनकम उसके बदले में हम लोगों को कम मिलती है क्योंकि फार्म प्रोडक्ट्स की डिमांड वो क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। लास्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। अगर ऑटोमेटिक मशीन्स की हम लोग बात करें, ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादातर क्या होती है, लेबर कम इस्तेमाल करते हो, मशीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। तो अगर हम मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी।
अनएम्प्लॉयमेंट उससे कॉज होगी और प्राइस गुड्स के फॉल हो जाएंगे। अब हम आते हैं इलास्टिसिटी पे। अगर डिमांड इन चीज़ों की इलास्टिक है, मतलब मशीन से कोई चीज़ बन रही है, उसकी डिमांड इलास्टिक है, अगर उसके प्राइस में फॉल आ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि असर पड़ रहा है, प्राइस का डिमांड पे असर पड़ रहा है। जब डिमांड बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन या लेबर, इसका चीज़ को और लेकर आना पड़ेगा मशीन्स को चलाने के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन इनके कंट्रेरी में डिमांड फॉर गुड्स अगर ऑटोमेटिक मशीन से बनाने वाली इनइलास्टिक है, उनकी डिमांड इनइलास्टिक है, मतलब प्राइस में अगर कमी आ भी जाती है तो डिमांड पे असर नहीं पड़ता। फॉल इन देयर प्राइस, देयर विल बी नो इंक्रीज इन देयर डिमांड। इसका मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करवाने की ज़रूरत ही नहीं है और एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिमांड ही इनइलास्टिक है। जितने पे बेचोगे उतने पे ही खरीदना पड़ेगा। कोई फॉल आ जाए, इंक्रीज हो जाए डिमांड पे, तो कोई असर नहीं पड़ने वाला। डिमांड पे असर नहीं पड़ रहा तो हमें प्रोडक्शन बढ़ानी नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन नहीं बढ़ानी पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी। इसका मतलब देयर विल बी नो नीड फॉर इंक्रीजिंग एनी प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर लेक्चर पसंद आया हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।